हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर ऑल एग्ज़ाम्स पे। ज्योग्राफी के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। शुरुआत से आपको पढ़ाया जा रहा है। पहला था आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना और दूसरा है भूसंचलन। तीसरा चैप्टर आज है चट्टान, है ना, रॉक्स। शुरू करते हैं। अगर आपको दोनों वीडियो अच्छे लगे हों तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस पर आपको जीएस के सभी सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। फैक्ट्स भी ज़रूरी हैं प्रीलिम्स के लिए, लेकिन मेंस अगर आपको देना है तो आपको कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही। और प्रीलिम्स में भी आजकल यूपी पीसीएस हो चाहे यूपीएससी, तो हमेशा से, बट यूपी पीसीएस जो है वो भी ऐसे क्वेश्चन बनाने लगा है जिसमें जो कॉन्सेप्ट बेसिस पे होते हैं, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर चट्टान। चट्टान होती क्या है ना। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उनको समझने के लिए सबसे पहले समझिए क्या है, फिर क्यों है, कैसे है और कौन कौन से प्रकार के हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। मेंस आंसर राइटिंग लिखने का तरीका भी यही होता है। यूपीएससी की तरह यूपी पीसीएस में बहुत घुमाट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, है ना। इसलिए ज़्यादातर, सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर, इसलिए जैसे आपको जब सीधा क्वेश्चन दिया जाए तो आप जो है आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। घुमा के लिख दिया जाए तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए चट्टान शुरू करते हैं। रॉक्स होते क्या हैं? खनिज तत्वों के मिश्रण से जो ठोस पदार्थ बने होते हैं उनको चट्टान कहते हैं। वृहद स्तर पर बने होते हैं, इसमें वृहद शब्द भी लगाया जा सकता है कि खनिज तत्वों के मिश्रण से निर्मित वृहद ठोस पदार्थों को चट्टान कहते हैं, है ना। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप की होती हैं। अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और छायांतरित या रूपांतरित चट्टान, है ना। इग्नेस रॉक अवसादी चट्टान हो रही, है ना। और सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टान, इग्नेस रॉक अग्नेय चट्टान हो रही, सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टान हो रही और मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टान हो रही, है ना। ये जो बांटा गया है 3 प्रकार की चट्टानों को, वो उनके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर बांटा गया है ना। निर्माण होने की प्रक्रिया के आधार पर बांटा गया है। अग्नेय चट्टान किससे निर्मित होती है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित होती है, नाम से ही, आग से, अग्नेय, ठीक। अग्नेय चट्टान किससे पैदा होती है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित होती है, ठीक। अवसादी चट्टान किससे निर्मित होती है? अनाच्छादन की प्रक्रिया से। जो प्रीवियस अभी वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें आपको बहुत अच्छे से अनाच्छादन की प्रक्रिया समझाई रही है, डेंड्रेशन की प्रक्रिया, जो 3 चीज़ों में बांटी रही थी, है ना। अपक्षयण, अपर्दन और वृहदक्षरण, है ना। देखिए प्रीवियस वीडियो, मैं शुरुआती 1 मिनट के अंदर आपको आई बटन पे लिंक दे दूँगा उसका, है ना। फिर एंड स्क्रीन पे देने की कोशिश करूँगा, लेकिन आई बटन सही है। शुरुआत जैसे वीडियो शुरुआत होगी आपको आई बटन पे वो वीडियो हमारे प्रीवियस वाले मिल जाएंगे। फिर देखिए अवसादी चट्टानें हो रही, किससे बनती हैं अवसादी चट्टानें? अनाच्छादन की प्रक्रिया से बनती हैं, ठीक। रिवीजन बता देते हैं। अनाच्छादन की प्रक्रिया में अपक्षय होता है, चट्टानें टूटती हैं। फिर अपर्दित होती हैं, मतलब अपर्दन के साधनों जैसे जल है, वर्षा है और पवन है, हिमानी है, उनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती हैं, है ना। वो अनाच्छादन की प्रक्रिया है। यहाँ पे अभी समझेंगे नीचे फिर से। फिर छायांतरित या रूपांतरित चट्टान जो होती है, छायांतरित या रूपांतरित चट्टान क्या है? इन्हीं दोनों चट्टानों से ये रूपांतरित चट्टान निर्मित होती है। कैसे? या तो अत्यधिक ताप से या अत्यधिक दाब की प्रक्रिया के द्वारा, है ना। समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट समझाएंगे इसमें आपको। अग्नेय चट्टान के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अग्नेय चट्टान क्या होती है? मैंने बताया ना, ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित होती है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। देखिए सारे वीडियो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे। अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था क्लासरूम में तो 3 घंटे की क्लास अगर होती तो 1 2 3 चैप्टर तो आसानी से 1 दिन में ख़त्म हो जाते, और तब आपको ईजिली समझ में आता कि कैसे तीनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिचुएशन डिफरेंट है।
सिचुएशन डिफरेंट होने के साथ साथ लिमिटेशन है कि बहुत बड़ा वीडियो नहीं डालना है ना, छोटे वीडियो डालने हैं, तो एक टॉपिक चूज़ किया जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वाले वीडियो ज़रूर विजिट करें, ज़रूर उनको देखें और फुल्ली देखें पूरा, है ना। तो इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है, क्या बताया था, ट्रस्ट, मेंटल और कोर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पहले वीडियो में। यहाँ भी वही चीज़ है, ट्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा गया। फिगर देख के आप जान जाएंगे अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हुए हैं। तो ट्रस्ट और मेंटल किस में होती है, ठोस में होती है। ठोस अत्यधिक ताप या कम दाब की वजह से, अत्यधिक ताप या कम दाब की वजह से परिवर्तित हो जाता है जिसमें द्रवणलित पदार्थ में। टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, अत्यधिक टेम्परेचर या कम प्रेशर की वजह से। समझिए, किसी चीज़ पे का तापमान आप बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसी के साथ अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे काफ़ी ज़्यादा दाब डाला गया है ना, जिसकी वजह से वो ठोस अवस्था में है, अगर आप दाब को रिलीज कर देंगे तो वो फिर से किसमें हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आने लगी, बर्फ को समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए ठोस है, किसमें परिवर्तित हो रहा है, द्रवणलित पदार्थ में। किस वजह से, अत्यधिक टेम्परेचर या प्रेशर रिलीज की वजह से या कम दाब की वजह से। तो किसमें पदार्थ में बदल जाएगा, द्रवणलित पदार्थ में बदल जाएगा। उस द्रवणलित पदार्थ को क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हो रहे। द्रवणलित पदार्थ में तीन चीज़ें होती हैं, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होती है। ठोस में खनिज होंगे, है ना। तरल में तो मैग्मा है ही है, और गैस भी होती है साथ में, उसको बोलते हैं मैग्मा। जब बाहर आता है तो उसको बोलते हैं लावा। जब तक वो पृथ्वी के अंदर है मैग्मा है, बाहर आने पर उसको बोलेंगे लावा। किस प्रक्रिया से आएगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया से आएगा। अब ये जब लावा बाहर आएगा तो जम जाएगा, जमेगा तो कौन सी चट्टान बनेगा, अग्नेय चट्टान बनाएगा, है ना। समझ में आ रही बात है। आप जानते हैं ट्रस्ट और मेंटल में क्या होती हैं, ट्रस्ट और मेंटल ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस अवस्था में होने का मतलब है वह चट्टान है पहले से। अब वो चट्टान है, जब पिघलेंगी तो मैग्मा और मैग्मा बनेंगी। मैग्मा बनने के बाद में लावा के रूप में बाहर आएंगी ज्वालामुखी प्रक्रिया से, फिर वो जमेंगी तो पृथ्वी के धरातल पर क्या होंगी, अग्नेय चट्टानें बनेंगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। पहले फीटर से दूसरे फीटर में समझिए, मैग्मा है, लावा है, बाहर आया है। लावा अगर मैग्मा अंदर ही जम जाए, शीतलन, शीतलन मतलब जमना, तो मैग्मा अगर अंदर ही जम जाए तो वहाँ भी तो चट्टान बनेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, अभ्यंतरित आग्नेय चट्टान बोलेंगे, अभ्यंतरित आग्नेय चट्टान बोलेंगे। और अगर ऊपर आके लावा बनेगा, देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक छोड़ दिया मैंने, छूटा नहीं है। वो मेरे जो 8 वीडियो आने हैं उसमें कहीं ना कहीं पर लिंक हो रहा, कहीं ना कहीं पे आ चुका हो रहा है या आने वाला हो रहा है, इसलिए कोई चीज़ मैं यहाँ पे अगर छोड़ रहा हूँ तो वहाँ पे मिलेगी या मिल चुकी होगी। ठीक है, अंडरस्टूड। फिर देखिए यहाँ पे मैग्मा है, तो वो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि अभ्यंतरित अग्नेय चट्टानें भी कई टाइप की होती हैं, वो यहाँ पे नहीं बताऊँगा, वो आगे बताऊँगा मैं, है ना। तो यहाँ पे मैग्मा है जैसे, है ना। तो मैग्मा जब शीतलन हो रहा तो अभ्यंतरित अग्नेय चट्टान बनेगी। अगर अंदर ही शीतलन हो जाए, अंदर ही चट्टान रॉड बन जाए, लेकिन अगर लावा के रूप में बाहर आ जाएंगी और वहाँ रॉड बनेंगी तो वो बनेगी वाह्य अग्नेय चट्टान। उसको क्या बोलेंगे, वाह्य अग्नेय चट्टान बोलेंगे। एंड आउट। ठीक है, फिर देखिए मैग्मा की जो अम्लीयता है, मैग्मा का जो ढलानांक है, मैग्मा का जो गाढ़ापन है। देखिए मैंने पहले वीडियो में क्या बताया था कि पृथ्वी की जो सरफेस होती हैं वो सियाल, सीमा, निफे ऐसे बटी होती हैं। ये सियाल हो रही, ये सीमा हो रही और ये निफे हो रही। मतलब यहाँ पे ये सियाल है ना, सियाल है, ये सीमा है, ये निफे है। मतलब कि जो ऊपरी सरफेस है ट्रस्ट वाली उसमें सियाल हो रहा, सिलिका और एल्यूमिनियम हो रहा। मेंटली जो सरफेस है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम हो रहा, और जो सबसे कोर वाली सरफेस है उसमें क्या हो रहा, निकेल और फेरस हो रहा, है ना। इसका मतलब क्या है कि जब मैग्मा बाहर आएगा तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पदार्थ हो रहा वो क्या हो रहा, सिलिका हो रहा। मैग्मा पृथ्वी के अंदर से आ रहा है ना, है ना। और जब पृथ्वी के अंदर से आ रहा है सिलिका, तो अपने साथ सिलिका की मात्रा बाहर लेके आएगा। इसलिए सिलिका की मात्रा पर
मैग्मा की कई सारी विशेषताएं डिपेंड करती हैं। मैग्मा की अम्लीयता किस पे डिपेंड रहेगी? सिल्टा की मात्रा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सिल्टा की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी अम्लीयता उतनी ज़्यादा होगी, क्षारीयता उतनी कम होगी, है ना। सिल्टा की मात्रा, प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मेंस के आंसर राइटिंग में तो लिखना ही है, प्रीलिम्स के वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि मैग्मा की अम्लीयता किस पर डिपेंड करती है? सिल्टा की मात्रा पर, है ना। ये मैग्मा की अम्लीयता सिल्टा की होती है, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, इक्वल, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं वो, ठीक है। फिर सिल्टा की मात्रा पदार्थ के ढलान के समानुपाती होती है। सिल्टा की मात्रा पदार्थ का जो गाढ़ापन है वो भी सिल्टा की मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। और मैग्मा का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो सिल्टा की मात्रा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक ही चीज़ है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आधी बात समझ में? ये चार जो पॉइंट हमने लिखे हैं, मैग्मा की अम्लीयता, मैग्मा का ढलान, मैग्मा या पदार्थ लो, एक ही बात है। ये मैग्मा का गाढ़ापन, मैग्मा का घनत्व, ये चार चीज़ें जबान पे रटे होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो बनने के चांसेस रहते हैं, है ना। इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए, मैग्मा में सिलिका की मात्रा के आधार पर जो पृथ्वी की चट्टानें हैं, अभ्यंतरिक चट्टान समझ रहे, जो पृथ्वी के अंदर बने, वह चट्टानें जो पृथ्वी के बाहर बने, है ना। अब सिलिका की मात्रा के आधार पे अभ्यंतरिक चट्टान और वाह्य अन्य चट्टानों के नाम अलग अलग होते हैं, है ना। अगर कोई मैग्मा है जिसमें सिलिका की मात्रा 77% से ज़्यादा है, और वो पृथ्वी, ऐसा मैग्मा जिसमें सिलिका की मात्रा 77% से ज़्यादा है, वो अगर पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है तो कौन सी चट्टान बनाएगा? ग्रेनाइट। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 77% से ज़्यादा होती है ना। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? अभ्यंतरित अग्नेय चट्टान है ना। वाह्य अग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं? एक और चीज़ अभी इसके बारे में बताएंगे, पहले पूरा इस टेबल पर देख लीजिए। अगर 77% से अपने, अगर वही मैग्मा बाहर आ जाता है लावा के रूप में, तो जो चट्टान बनाएगा वो रॉयलाइट है। फिर 55 से 77% के बीच में अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा है तो वो इंटरमीडिएट मैग्मा है, ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है। और अगर वो पृथ्वी के अंदर जम जाता है तो डायोराइट बनाएगा, बाहर आके जमता है चट्टान के रूप में तो एंडेसाइट बनाएगा। 45% से 55% के बीच में तो बेसिक या मैफिक मैग्मा है, पृथ्वी के अंदर उड़ा तो ड्रेबो बनाएगा, बाहर आएगा तो बेसाल्ट बनाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी जो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत पढ़ाएंगे तो ड्रेनाइट और बेसाल्ट का बहुत यूज़ है उसमें, और आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा ये टेबल। पढ़ते वक्त बार बार ये टेबल आप पलटते देखेंगे, और बार बार मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगा, इसलिए इस टेबल को अगला वीडियो देखने से पहले याद कर लीजिएगा। अगला वीडियो मेरा आएगा शायद आ जाए, शायद टाइम मिला तो, ठीक है। और 45% से कम है अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा तो अभ्यंतरिक अग्नेय चट्टान में पेरिडोटाइट बनेगा, और ऐसे जिसमें सिलिका की मात्रा 45% से कम है, ऐसा मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसमें गाढ़ापन ही नहीं हो रहा। आगे बात समझ में? ऊपर के जो ये 2 पॉइंट छूटे हुए हैं, ये वाले रवे के प्रकार, ये भी नीचे समझाएंगे हम। आगे बात समझ में? इसलिए ये टेबल रटी होनी चाहिए। ग्रेनाइट, डायोराइट, ड्रेबो, पेरिडोराइट अभ्यंतरिक चट्टानें हैं। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी इसमें मैं, देखिए सिलिका की मात्रा कहाँ पे होती है? देखिए मैग्मा तो तीनों जगह पे बनता है ना। मैग्मा ज़्यादातर किस में बनेगा? मैग्मा जो बनता है वो ट्रस्ट में बनता है और मेंटल में बनता है ना। दोनों में सियाल और सीमा होते हैं, है ना। ट्रस्ट क्या है? सियाल है, और मेंटल सीमा है। दोनों में सिलिका होती है। अब दोनों में सिलिका होती है तो अगर मान लीजिए किसी में 77% से अधिक मैग्मा है ना, तो वो चट्टान ट्रस्ट से ज़्यादा पास में होगी, और अगर उसमें सिलिका की मात्रा कम है यानी पेरिडोटाइट है तो वो चट्टान मेंटल के निचले स्तर में पाई जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि मैग्मा मान लीजिए मेंटल में बनता है और ऊपर आता है, ट्रस्ट की तरफ आएगा, ज्वालामुखी ऊपर की तरफ आती है ना।
जब ऊपर की तरफ आएगी तो अपने साथ मेंटल से और ट्रस्ट से होते हुए आएगी, तो अपने पास आसपास जो सिल्टा होगी उसको अपने में मिलाते हुए लाएगी। समझिए इस बात को, डायग्राम भी बना दे रहा हूँ मैं। ये है, ये सियाल है, ये सीमा है। मान लीजिए यहाँ से जो है लावा यहाँ से निकला, यहाँ से, और यहाँ से ऊपर की तरफ गया, तो जो ये इस एरिया में, ये जो एरिया है, ये जो आसपास का इस एरिया है, इसमें से जब होते हुए आएगा तो इसकी सिल्टा तो अपने साथ लेते हुए आएगा। तो जो ड्रेनाइट होती वो ऊपर होती, तभी उसमें 70% से अधिक है। अगर 70% से कम होता, यानी 55 पर 70% होता, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे नहीं बन रही होती। कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे नहीं बन रही होती, वो यहाँ बन रही होती, उससे निचले स्तर पे। 45% से 55% है तो उससे नीचे बन रही होती, और 45% से कम है तो उससे नीचे बन रही होती। आ रही बात समझ में? देख लीजिए, यही चीज़ मैंने बनाई है कि नीचे जाने पे चूंकि डेंसिटी में क्या होती है, वृद्धि होती है। पहला वीडियो नीचे जाने पे घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था। तो नीचे जाने पे घनत्व बढ़ता है ना। निफे क्या है, भारी रसायन, उनका भारी तत्व हैं, तो नीचे जाने पे घनत्व बढ़ रहा है। तो ड्रेनाइट, डायोराइट, ड्रेबो और पेल्डोटाइट, ये ड्रम से अभ्यंतरित अग्नेय चट्टानें मिलेंगी, है ना। और जब वाह्य चट्टानों की बात करेंगे, वाह्य अग्नेय चट्टानों की बात करेंगे, तो जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती उसमें गाढ़ापन कम होगा। अब मान लीजिए ये तो ही ज्वालामुखी पर्वत है ना। अब यहाँ से लावा निकला, है ना। अगर उसमें गाढ़ापन ज़्यादा है तो वो एक ऐसा पर्वत बनाएगी जिसकी ढाल शार्प होगी, है ना। और अगर उसमें गाढ़ापन कम है, यानी उसकी अम्लीयता कम है ना, यानी उसमें सिलिका की मात्रा कम है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो कैसे बनाएगा, वो फैल जाएगा। तो वो जो चट्टान बनाएगा वो ऐसे बनाएगा, ठीक है। उसके जो ढाल होंगे वो शार्प नहीं होंगे, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पे मैंने जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अभी कि ऊपर आने पे उसमें चेंज इन, उसमें सिलिका की मात्रा बढ़ जाएगी। तो देखिए नीचे ये जो डायग्राम है मेरा, ये वाला, है ना, इसमें क्या बता रहा है कि एक चट्टान है, ये जो पेल्डोटाइट है। पेल्डोटाइट क्या है, टेबल में देखिए सबसे निचली चट्टान है, निचली अभ्यंतरित अग्नेय चट्टान है। वो अगर पिघलती है, वो अगर गलित होती है, द्रवित होती है, मैग्मा के रूप में बदलती है, तो बाहर जब लावा के रूप में आएगी तो क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत सिल्टा अपने साथ लेके आएगी। तो वो अपने से, उसमें पेल्डोटाइट में क्या होता है, सिल्टा की मात्रा 45% से कम होती है। अब जब ऊपर से आएगी सिल्टा की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी, तो मान लीजिए 45% से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो बेसाल्ट चट्टान बनाएगी। हो सकता है एंडेसाइट भी बना ले, है ना। बाहर आएगी तो वाहिर में चट्टान हो जाएगी ना, तो या तो बेसाल्ट बनाएगी या तो एंडेसाइट बनाएगी। अब इतना सिल्टा मिल भी नहीं जाएगा कि वो राइलाइट बना ले, है ना। लेकिन यहीं पर जब ड्रेबो है, दूसरे फिगर में देखिए, ये अगर इसमें ड्रेबो है, ड्रेबो चट्टान कहाँ होती है, ड्रेबो चट्टान में सिल्टा की मात्रा कितनी होती है, 45% से 55%। जब वो बाहर आएगी तो अपने साथ सिल्टा की मात्रा और मिलाएगी, तो वो एंडोसाइट या रायोलाइट बना देगी। टेबल देखेंगे तो समझ जाएंगे। एस ले लीजिएगा या बना लीजिए कहीं पे, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर हाँ, अब रवेदार की बात आ रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में शायद आ रहा हो कि लिखे नहीं रहे से, है ना, मेंस में, अगर मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ तो लिखे नहीं रहे से। तो अभी तक देखिए मैंने जो पढ़ाया है उसमें क्या पढ़ाया है, पहले तो चट्टान की डेफिनेशन पढ़ाई है। तो आप रॉक्स के बारे में पूछ रहा है तो चट्टान की डेफिनेशन बताएं, फिर टाइप्स बताइए, है ना। फिर अग्नेय चट्टान के बारे में लिखिए, अग्नेय चट्टान के बारे में लिखिए, अग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना का निर्माण किससे होता है, दंडलित पदार्थ के शीतलीकरण के द्वारा होने के कारण, है ना, होता है।
शीतली तल से होता है। दूसरी बात है कोई भी पदार्थ अगर जैसे मान लीजिए गर्म किया गया और गर्म करने के बाद उसको पिघला दिया, पिघला के बाद ठंडा किया गया, है ना, तो वो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है। तो उसकी संरचना कैसी होती है? रवेदार। तो आप देखेंगे कि अग्नि चट्टान की संरचना रवेदार होती है। साथ ही साथ क्या होगा, इतना छोटी गर्म हो जाएगा तो उसमें जीवाश्म तो मिलेंगे नहीं, तो जीवाश्म रहित संरचना होती है ना। चलिए अभी उसके बारे में बात करते हैं, पहले समझ लीजिए, थ्योरी तो लिखी जा सकती है ना। तो रवेदार क्या होता है, कोई चूंकि अंदर मैग्मा बना है, मैग्मा पिघला है, पिघलने के बाद वो जब बाहर आया है तो ठंडा हुआ है, और ठंडा होने जैसे जैसे ऊपर आएगा ठंडे होने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो रवे के रूप में, क्रिस्टल के रूप में, रवादार नहीं समझ में आ रहा तो क्रिस्टल के रूप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो रवे का आकार क्या होता है, शीतली तल दल के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब समझिए इसका, कोई भी चीज़, कोई भी गलित चीज़, गर्म गलित चीज़ अगर जल्दी ठंडी हो रही है, यानी शीतली तरल की दर क्या है, हाई है, तो उसमें रवे के आकार क्या होंगे, छोटे होंगे। और अब शीतली तरल की दर ज़्यादा है तो रवे का आकार छोटा है, अगर शीतली तरल कम है तो रवे का आकार ज़्यादा है ना। इसको ऐसे समझिए कि जितना ज़्यादा उसे टाइम मिलेगा उतने बड़े बड़े दाने बनेंगे उसमें। रवा मतलब क्रिस्टल यानी दाना, एक टाइप का, है ना, समझ रहे हैं। तो मैंने जो ऊपर लिखा था कि जो ये रवे का आकार है, यहाँ पे देखिए आप, ये रवे का आकार सिल्टा की मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी सिल्टा जितनी ज़्यादा हो रही रवे का आकार उतना ज़्यादा हो रहा है। एक तो वहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, शीतली तरल की दर पे, दूसरा सिल्टा की मात्रा पे। अगर सिल्टा की मात्रा ज़्यादा है तो गाढ़ापन ज़्यादा हो रहा, तो रवे का आकार भी ज़्यादा हो रहा, ऐसे समझ लीजिए। गाढ़ा हो रहा तो रवे का आकार ज़्यादा हो रहा, और शीतली तरल की दर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। ये चीज़ समझिए, फिर से समझिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जिस ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, रवे टाटार यानी क्रिस्टल टाटार यानी दाने टाटार जो हो रहा वो शीतली तरल की दर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा। इसीलिए अब समझिए, जो चट्टान बाह्य अग्नेय चट्टान हो रही, दो टाइप की अग्नेय चट्टानें पड़ी हैं, बाह्य अग्नेय चट्टान और अभ्यंतरित अग्नेय चट्टान। बाह्य अग्नेय चट्टान बाहर बनती है और अभ्यंतरित अग्नेय चट्टान पृथ्वी के अंदर बनती है। अब बताइए टेम्परेचर पृथ्वी के बाहर ज़्यादा है, अंदर ज़्यादा है? पृथ्वी के अंदर ज़्यादा है। और जब टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर ज़्यादा है तो वहाँ पर देर में ठंडा हो रहा मैग्मा, और पृथ्वी के बाहर टेम्परेचर कम है पृथ्वी के अंदर की अपेक्षा, तो वहाँ पर क्या होगा, शीतली तरल की दर जो होती वो हाई होती। इसलिए क्या होगा, बाह्य अभ्यंतरित चट्टान जो होती उसमें रवे के आकार क्या होंगे, रवे के दाने छोटे होंगे, रवे का आकार छोटा हो रहा, और जो अभ्यंतरित अग्नेय चट्टान होती उसमें रवे का आकार क्या हो रहा, बड़ा हो रहा, वो धीरे धीरे ठंडी होगी। आई बात समझ में? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाह्य अग्नेय चट्टान में रवे का आकार ज़्यादा होता है या अभ्यंतरित में, तो अभ्यंतरित में ज़्यादा होता है। समझ रहे? ठीक, हमने पहले चट्टान की बात की है, फिर चट्टान के साथ में कितने मिनट का वीडियो हो रहा है, 23 मिनट का लंबा वीडियो हो रहा है। देखिए इसको फिर से बता दे रहा हूँ कि पहले आपने चट्टान पढ़ी, चट्टान के बाद में उसके क्लासिफिकेशन पढ़े, वर्गीकरण पढ़ा, फिर आपने पढ़ा क्या, अग्नेय चट्टान बनती कैसे। अग्नेय चट्टान बनती है जब कोई ठोस पदार्थ ट्रस्ट या मेंटल के अंदर, है ना, गर्म होकर जलित अवस्था में आ जाता है तो मैग्मा का रूप ले लेता है। मैग्मा जब ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बाहर आता है तो लावा का स्वरूप ले लेता है। लावा ठंडा होकर अग्नेय चट्टान के रूप में बदल जाता है। मैग्मा की अम्लीयता, मैग्मा का ढलान और मैग्मा का गाढ़ापन सिल्टा की मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि मैग्मा का घनत्व सिल्टा की मात्रा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आप चट्टान के बारे में बताएंगे कि कैसी कैसी चट्टानें बनती हैं पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर। और पृथ्वी के अंदर चट्टान तो बाह्य अग्नेय चट्टान रहते हैं, पृथ्वी के बाहर की चट्टान तो बाह्य अग्नेय चट्टान, पृथ्वी के अंदर की चट्टान तो अभ्यंतरित अग्नेय चट्टान रहते हैं, है ना। और उनके जो टाइप्स मैंने बताए हैं, ग्रेनाइट, डायोराइट, ड्रेबो, पेल्डोटाइट, उनकी विशेषताएं कि उसमें कितनी सिल्टा होती है, बोल खेंडे मेंस में लिखते देखिए, एक बार पढ़िए, उसके बाद लिखिए अपने मन से कि कहाँ पर क्या पढ़ाया गया था सीरियल वाइज। जब आप लिखेंगे तो मेंस की आंसर राइटिंग अच्छी बनेगी आपकी।
साथ साथ आपके प्री के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कभी मिस्टेक नहीं होगी, है ना। अवसादी तड़ पे आते हैं, अवसादी चट्टानों पे बात करते हैं। अवसादी चट्टान मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, भूसंचलन में डेमोडेशन पढ़ाई थी, है ना। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण किसके द्वारा होता है? अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, डेमोडेशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अनाच्छादन मैंने 3 टाइप के कल बताए थे, कौन कौन से? अपक्षयण, अपर्दन और बृहद क्षरण। तो यहाँ पे देखिए अपक्षयण क्या होता है, फिर से बता रहा हूँ, अपक्षयण क्या होता है? चट्टानों का टूटना, उसमें विघटन और वियोजन होना भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पर भी वही है, अपक्षयण होना, यानी अवसादों में परिवर्तित होना। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या है? अपर्दन के टाल्टों के द्वारा अवसादों का स्थानांतरण, है ना। सेकंड स्टेज क्या है? उनका स्थानांतरण होना। फिर तीसरा क्या है यहाँ पर? अब चेंज हो रहा। तीसरा क्या है? जब अपर्दन हो जाए, स्थानांतरण हो जाएगा, तो वो कहीं पे आते क्या होंगी? निक्षेपित होंगी, रुकेंगी, एक दूसरे के ऊपर जमेंगी, और जब जमेंगी तो अवसादी चट्टान का निर्माण होगा। जब जमेंगी तो धीरे 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 क्या होंगी? वो चट्टान का रूप ले लेंगी, कंक्रीट हो जाएंगी, सॉलिड हो जाएंगी। जब अवसाद आएंगे, एरिया निक्षेपित होंगे, तब तो वो सॉलिड होंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे आते वो सॉलिड हो जाएंगे, है ना। तब वो अवसादी चट्टान का रूप ले लेंगी। तो नीचे चल रहा है अपक्षयण, ये देखिए अपक्षयण, अपर्दन। अपक्षयण के बाद कौन सी प्रोसेस है? अपर्दन प्लस स्थानांतरण, फिर निक्षेपण, फिर कंक्रीटीकरण, है ना। फिर देखिए प्रायंत्रिक चट्टानें हैं, प्रायंत्रिक या रूपांतरित, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आपसे पूछे निम्नलिखित में से, प्रीलिम से बात करता हूँ, कभी भी आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान का टाइप है या अवसादी चट्टान है, तो उसका इंग्लिश वर्जन देखिए, पीछे स्टोन लगा है तो अवसादी चट्टान है, ठीक है, सिवाय 8 स्टोन के, और उसका नाम क्या है? ग्रीन स्टोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ड्रेवो। अगर वो है ग्रीन स्टोन तो वो प्रायंत्रित या रूपांतरित चट्टान है। अदरवाइज अगर पीछे इंग्लिश नेम में, किसी भी चट्टान के इंग्लिश नेम में पीछे स्टोन लगा हुआ है तो वो कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। प्रायंत्रित या रूपांतरित चट्टान की बात करते हैं, तो प्रायंत्रित या रूपांतरित चट्टान किससे बनती हैं? या तो अन्य चट्टानों से प्रायंत्रित या रूपांतरित बनेगी, है ना, और या तो अवसादी चट्टानों से बनेगी या अन्य चट्टानों से बनेगी, दोनों में से किसी से बनेगी। क्यों बनेगी? अत्यधिक टेम्परेचर और अत्यधिक दाब के कारण बनेगी, विघटन की अनुपस्थिति में बनेगी। याद रखिए। हाँ, एक चीज़ और मैंने बताना भूल गया हूँ कि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, और अवसादी चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, और जबकि अन्य चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं, है ना। तो अन्य चट्टानों में अगर जीवाश्म नहीं है, या किसी भी चट्टान में जीवाश्म नहीं है, तो उसमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस की भंडार की दृष्टि से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जबकि अगर जीवाश्म हैं, यानी अवसादी चट्टानों में जिसमें जीवाश्म है, उसमें कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस भरपूर मात्रा में होता है। तो जहाँ पर भी कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस भरपूर मात्रा में होता है, यानी वो अवसादी चट्टान है ना। तो अन्य चट्टानों में क्या मिलेगा? अन्य चट्टानों में खनिज मिलेंगे, है ना, खनिज तत्व मिलेंगे। चलिए ठीक है, बात करते हैं प्रायंत्रित या रूपांतरित चट्टान की। तो रूपांतरित चट्टान मैंने बताया कि इन्हीं चट्टानों से, अन्य और अवसादी चट्टानों से ही बनती हैं, है ना। विघटन की अनुपस्थिति में बनती हैं। अगर विघटन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपक्षय हो जाएगा, है ना। विघटन और वियोजन की प्रक्रिया इसमें होती है, अपक्षय की प्रक्रिया में होती है, वेदरिंग की प्रक्रिया में होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? अत्यधिक टेम्परेचर और अत्यधिक दाब के कारण होगा रूपांतरित चट्टान बनेंगी। किससे बनेंगी? अग्नेय और अवसादी चट्टानों से ही निर्मित होंगी। कई बार ये होता है रूपांतरित चट्टान से दूसरी रूपांतरित चट्टान निर्मित हो जाती है, ये भी है। विघटन की अनुपस्थिति में ये स्थिति क्या है? एक शर्त है, समझ लीजिए। विघटन हो जाएगा तो रूपांतरित चट्टान नहीं बनेगी। तीसरा क्या है? चट्टान में रासायनिक और भौतिक विशेषताओं में परिवर्तन हो जाएगा। दोनों प्रकार की विशेषताओं में परिवर्तन होगा, केवल एक ये नहीं कि रसायन चेंज हो जाए या भौतिक परिवर्तन हो जाए, ऐसा नहीं है। दोनों परिवर्तन हो रहे, रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है, उसके तत्वों में भी परिवर्तन हो रहा है ना। फिर ये टेबल है, प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवसादी चट्टानों से जो रूपांतरित चट्टानें बन रही हैं और अन्य चट्टानों से जो रूपांतरित चट्टानें बन रही हैं, ये आपको याद करनी है। एस ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। फिर एक चीज़ दी हुई है जो इम्पोर्टेंट है, आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं
या मीन्स आंसर राइटिंग समय भी आप लिख सकते हैं कि अग्नेय चट्टानें से अवसादी चट्टानें कैसे बनती हैं, अवसादी चट्टानों से ट्रांतिज चट्टानें कैसे बनती है, ट्रांतिज चट्टानें से अग्नेय चट्टानें कैसे बनती है। देखिए अग्नेय चट्टानों, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दे रहा हूँ, आपने शायद ड्रॉल किया। अग्नेय चट्टानें तभी बनती हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, मैंने बताया था और बहुत अच्छे से बताया था, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा और प्रेशर कम हो रहा। तो अग्नेय चट्टानों की तरफ दो एरो जो बने हैं, देखिए दो एरो जो बने हैं, एक चाहिए एरो ले लीजिए और एक चाहिए एरो ले लीजिए। तो उसमें क्या लिखा है, टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर कम, है ना, यही लिखा है। तो अग्नेय चट्टानें जहाँ भी बन रही होंगी वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से या प्रेशर कम होने की वजह से ज्वालामुखी आएगा और ज्वालामुखी से ही बनती हैं वो। अभी जब ज्वालामुखी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी यही प्रक्रिया हो रही, टेम्परेचर कम या प्रेशर, टेम्परेचर ज़्यादा या प्रेशर कम, है ना। यहाँ नहीं समझ पाएंगे तो वहाँ समझ जाएंगे। फिर अवसादी चट्टान जहाँ बनेगी वो अपर्दन से बनेगी, अनाच्छादन से बनेगी, रेडिएशन से बनेगी। तो देखिए यहाँ पर भी अवसादी चट्टान इधर एरो बना है तो भी अनाच्छादन से बन रही है, ये भी अनाच्छादन से बन रही है। क्लियर है। ट्रांतित या रूपांतरित चट्टान जहाँ बनेगी वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से या प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बनेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, है ना। तो कभी भी मीन्स की आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। ठीक, प्रीलिम्स के हिसाब से इसमें फैक्ट्स भरपूर मात्रा में है जितना आप देख पाइए। तो मेरे जो 3 चैप्टर थे इनिशियल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भू संचलन और चट्टान, ये तीनों पूरे हुए। नेक्स्ट चैप्टर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो रहा, ध्यान रखिएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।